हाँ जी बच्चे, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा तीसरा चैप्टर जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो है वो इसका दिया हुआ है कि इस चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है। ठीक है, और इसका खाका जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, यहीं से मैं आपको जो है वो समझा देता हूँ। ठीक है बच्चे, कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है। सबसे पहली चीज़ जो इस चैप्टर के अंदर मेन दो बातें हमने डिस्कस करनी है, सेट्स क्या हैं और फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ जो हम देखेंगे बेटे, सेट थ्योरी क्या होती है। सेट थ्योरी क्या होती है? थ्योरी जिसको आप तौर पर कहते हैं थ्योरी नहीं, सेट थ्योरी क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर्स किसे कहते हैं हम, और उसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं, और स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस और सेट्स का आपस में रिलेशनशिप, इनका आपस में ताल्लुक़ क्या है। ठीक है, उसके बाद पैटर्न्स क्या होते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं आपको एक दो पैटर्न्स अभी समझाऊंगा अभी। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल इक्वल सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर सेट्स को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ़ तरीके सीखेंगे, जैसे कि सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है, टेबुलर फॉर्म किसे कहते हैं, और उसके बाद जो है वो डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है। ठीक है, सेट बजाते खुद क्या होता है, सेट के मुख्तलिफ जो है वो डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे, फिर सेट को लिखने के मुख्तलिफ तरीके डिस्कस करेंगे। ठीक है, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, ये सेट की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ठीक है, और नल सेट किसे कहते हैं, या जिसको ज़ीरो सेट या एम्प्टी सेट भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है। और उसके बाद जो है वो यूनियन किसे कहते हैं, इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है, ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हैं। फिर यूनियन और इंटरसेक्शन के लॉज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनियन के लॉज हैं, इंटरसेक्शन के लॉज हैं। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। फिर एप्लीकेशंस ऑफ सेट थ्योरी, सेट थ्योरी डेली लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल होती है, उसके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो हम लास्ट में जाके देखेंगे बाइनरी रिलेशंस किसे कहते हैं और फंक्शंस किसे कहते हैं, और इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। इंट्रोडक्शन की आखिरी लाइन जो है वो देखें, देयर रिप्रेजेंटेशन इन वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग टेबल्स, ऑर्डर्ड पेयर्स एंड ग्राफ्स, कि सेट्स को, फंक्शंस को ऑर्डर पेयर की शक्ल में, ग्राफ की शक्ल में, और उसके बाद जो है वो टेबल्स की शक्ल में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सारी बातें जो है वो किस चैप्टर के अंदर डिस्कस होनी है, इसी चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस होंगी। यहाँ तक बात क्लियर होगी बच्चे। उसके बाद दूसरा जो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, एक्चुअल में वो आपका फर्स्ट टॉपिक है, वो है मैथमेटिक्स एज ए स्टडी ऑफ पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप। कि मैथमेटिक्स को एक नए अंदाज में जो है वो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि मैथमेटिक्स एक्चुअली पैटर्न्स को भी स्टडी करती है, स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी किया जाता है, और इनके आपस में रिलेशनशिप्स क्या हैं उनको भी स्टडी किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ पैटर्न, स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप comprising various branches that explore and analyze our world's लॉजिकल एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, कि इसके अंदर हम जो है वो मैथमेटिक्स एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम किसको, स्ट्रक्चर्स को, पैटर्न्स को और उनके रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर और पैटर्न्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर अगर आप आएँ, पेज नंबर 38 के ऊपर बेटे, मैथमेटिकल पैटर्न किसे कहते हैं, ये ज़रा इसकी डेफिनेशन भी आप देख लें। एक्चुअल में आपने सिर्फ ये समझना है, डेफिनेशन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपने समझ लेना है कि मैथमेटिकल पैटर्न से क्या मुराद है। अ मैथमेटिकल पैटर्न इज़ अ प्रेडिक्टेबल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, शेप्स और सिंबल्स दैट फॉलोज अ स्पेसिफिक रूल्स और रिलेशनशिप्स। ये है बेटे मैथमेटिकल पैटर्न की डेफिनेशन, इसको अंडरलाइन कर लें। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में मैं तो पूछ सकता हूँ, बोर्ड में आए या ना आए। अच्छा बेटे, मैथमेटिकल पैटर्न से क्या मुराद है कि नंबर्स की, सिंबल्स की या शेप्स की ऐसी अरेंजमेंट जिसको प्रिडिक्ट किया जा सके। प्रिडिक्ट का क्या मतलब है, जिसको आप गेस कर सकें। मिसाल देता हूँ बच्चे, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरे पास ये नंबर्स लिखे हुए हैं, मेरा आपसे सवाल है इससे अगले 3 नंबर्स बताएं। जी, 2, 4, 6, 8 मैंने आपको लिख दिए हैं। इससे अगले 2-3 नंबर्स बताएं। इससे अगले 3 नंबर्स कौन कौन से होंगे? 10, 12 और आपको कैसे पता चला? क्योंकि एक पैटर्न है इसके अंदर, एक सीक्वेंस है, एक अरेंजमेंट मौजूद है जिसको आप
प्रिडिक्ट कर सकते हो, जिसको आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ऐसे ही है ना, यानी कि जिसको आप गेस कर सकते हो कि इससे अगली वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। समझ आ रही है बात बच्चे? इसी तरह से एक और पैटर्न दिया हुआ है बेटे, वो पैटर्न दिया हुआ है फर्स्ट 1, 4, 7, 10 और 13। अभी पहले हम ये देख लें 1, 4, 7, 10 और 13 एंड सो ऑन। अब मैं पूछता हूँ इससे अगली 3 टर्म्स आप मुझे बताएंगे। 16 कैसे? 3 ऐड करेंगे। 3 का गैप आ रहा है। 1 के बाद 3 ऐड करें 4 आ गया, 4 में 3 ऐड करें 7 आ गया, 7 में 3 ऐड करें तो 10 आ गया, 10 में 3 ऐड करें तो 13 से आगे क्या होगा? फिर 19 और फिर 21। ठीक है, तो इस तरह से 21, 22 होगा। ठीक है, 19 में 3 ऐड करना है आपने। ठीक है, 22। तो इस तरह से बेटे पैटर्न या स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, उसके अंदर एक ख़ास अरेंजमेंट होगी, एक ख़ास तरतीब होगी, जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, जिसको आप जो है वो जज कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि इससे अगली वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है। समझ आ रही है बच्चे बात? इसके बाद ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो सीक्वेंस दिया गया बेटे, इसको कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। इसको क्या कहते हैं? फिबोनाची सीक्वेंस। और इसमें वैल्यूज़ क्या दी हैं बेटे? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13। ये देखो बच्चे, 0, फिर उसके बाद 1, फिर 1, फिर उसके बाद 2, 3, 5, 8, 13, 21 एंड सो ऑन। अब बताओ ये क्या सीक्वेंस है? इसके लिए रूल लिखा हुआ है बेटे इन्होंने। थोड़ा सा आगे चले ना, इन्होंने लिखा हुआ है जी फिबोनाची सीक्वेंस इज़ fn विच इज़ इक्वल टू fn-1 प्लस fn-2। आप जो भी टर्म मालूम करना चाह रहे हो उससे पिछली 2 टर्म्स को ऐड करके अगली टर्म मिल जाएगी। मिसाल देता हूँ, ये देखो 0 और 1, ये पहली 2 टर्म्स है ना, 0 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1, थर्ड टर्म आ गई है। फिर इसको और इससे पिछली टर्म को ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 क्या आ गया है? 2। फिर उसके बाद इसको और इसको ऐड करेंगे, 2 प्लस 1 क्या आ गया है? 3 और 2 को ऐड करो ज़रा, 5 आ गया है। फिर 5 और 3 को ऐड करो ज़रा, 5 प्लस 3 क्या आ गया? 8 और 3 को ऐड करो ज़रा, 8 और 5 को 13 आ गया बच्चे। फिर 13 और 8 को ऐड करो ज़रा, 21 आ गया। अब बताओ इससे अगली 2 टर्म्स बताओ ज़रा क्या होंगी। देखो 21 और 13 को ऐड करेंगे, 21 और 13 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटे? 34। इससे अगली जो 2 टर्म्स हैं वो क्या बनेंगी बेटे? 34। कैसे? 21 को और 13 को ऐड करें तो 34 हो जाएगा। इससे अगली जो टर्म होगी वो क्या होगी? 34 प्लस 21, क्या आंसर आएगा बेटे? 5 और 2 5, 55। समझ आ रही है? और मैं आपको मज़े की बात बताऊं बेटे, ये जो फिबोनाची सीक्वेंस है ये रियल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी जगहों पर मौजूद है। अब आप कहेंगे वो कैसे? आपने सूरजमुखी का फूल देखना है। अगर आप उस सूरजमुखी के फूल को देखें और बहुत सारे दरख्तों के जो पत्ते हैं उसके अंदर भी ये फिबोनाची सीक्वेंस मौजूद है। अब आप कहेंगे वो कैसे? अब देखो, आपको एक पैटर्न बना के दिखाया हुआ है बेटे। सबसे पहला जो पैटर्न दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? ज़रा इसको जूम करके अगर देखो ना बेटे, स्टार्ट में वैल्यू 1 और 1 दी हुई है। क्या दी हुई है? इधर देखो बच्चे, एक दिया हुआ है 1 और ये दिया हुआ है 1, यानी कि इसकी लंबाई भी 1 है और इसकी चौड़ाई भी 1 है। और एक और जो 1 दिया हुआ है ये भी, इसकी लंबाई भी 1 है और इसकी चौड़ाई भी 1 ही है ना। अच्छा, अब मैंने आपको फिबोनाची सीक्वेंस के अंदर क्या बताया था कि जो अगली टर्म है वो पिछली 2 को ऐड करके मिलेगी। ऐसे ही है। अब ये देखो, ये 1 प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ये हमारे पास आ गया बच्चों 2। ये क्या आ गया? 2 आ गया। और मैंने अभी आपको क्या कहा कि अगर इससे अगली टर्म चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? पिछली 2 टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। और पिछली 2 टर्म्स को ऐड करके 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3। यानी कि जो अगला पैटर्न बनेगा बेटे वो इसमें हमारे पास ये 3 है ना, 1 और ये 2, 3 हो गया। अब हमारे पास एक ऐसा बॉक्स बनेगा जिसकी लेंथ भी क्या होगी? 3 और जिसकी विड्थ भी क्या होगी? 3 होगी। समझ आ रही है? फिर उसके बाद उससे अगली टर्म, जैसे यहाँ पे जो है ये 3 आ गया, उससे अगला जो बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ फिर क्या होगी? 5
और उसकी विड्थ भी क्या होगी 5। उससे अगला जो बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ और विड्थ क्या होगी 8 और 8। इस तरह से अगर आप देखें ये आपको बेटे सीक्वेंस नज़र आ रहा है। देखो उसके बाद जो है वो आपको जो नेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटे 3 का, ठीक है। 3 लेंथ है और 3 ही उसकी विड्थ होगी। फिर उसके बाद 5 लेंथ और 5 ही उसकी विड्थ होगी। और ये बॉक्सेस बढ़ते 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 चले जाएंगे और पूरा एक पैटर्न जो है वो नज़र आएगा, ठीक है बच्चे। और ये आमतौर पर बहुत सारी जो मतलब कि कुदरती चीज़ें हैं उनके अंदर ये पैटर्न मौजूद होता है और जिसको हम फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। तो अब आप जो सोचते होते हैं ना, आप लोग बच्चे अक्सर सवाल भी करते हैं और पूछते भी हैं सर ये मैथमेटिक्स तो सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा और कहीं काम ही नहीं आती। तो बेटे ये बहुत सारी जगहों पे काम आती है और इसकी मैंने एक मिसाल फितरत के अंदर जो है वो आपको बता दी है। नेचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर ये फिबोनाची सीक्वेंस मौजूद है। तो ये आप पंजाबी में तो नहीं पढ़ते फिबोनाची सीक्वेंस, मैथमेटिक्स ही बताती है ना, तो वो मैथमेटिक्स में ही डेली लाइफ में एक्चुअल ये मैथमेटिक्स ही डेली लाइफ में अप्लाई होती है। समझ आ रही है बच्चे बात? अच्छा, उसके बाद बेटे एक डेफिनेशन दी हुई है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? ये मैंने आपको सीक्वेंस और पैटर्न की बात समझा दी, ठीक है। ये जो आज का लेक्चर है ना ये बेसिकली सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। मैंने आपको सिर्फ यही बताना है कि इस चैप्टर के अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ें कौन कौन सी हैं। समझ आ रही है ना? अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर और पैटर्न का बताया और कितने खूबसूरत तरीके से जो है ना ये बन रहा है और बड़ा आसान है। और इवन जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे बेटे इसके ऊपर पूरा आपको चैप्टर मिलेगा जिसका नाम होगा सीक्वेंस एंड सीरीज़। जिसका नाम क्या होगा? सीक्वेंस एंड सीरीज़। अभी मैं आपको सिर्फ इसकी मिसालें दे रहा हूँ। जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे, फर्स्ट ईयर में आएंगे, तो आपको पूरा चैप्टर मिलना है, चैप्टर नंबर 6 के नाम से। जो ओल्ड कोर्स था उसके मुताबिक तो ये था, न्यू कोर्स के अंदर मैंने अभी नहीं देखा कि कौन सा चैप्टर नंबर है, बट ये मौजूद है, ये चैप्टर मौजूद है सीक्वेंस एंड सीरीज़। उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सीरीज़ जो है वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, सीरीज़ और ये फाइनाइट इनफाइनाइट सीरीज़, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आपने वहाँ पे पढ़नी है। अच्छा, मैं बात कर रहा था स्ट्रक्चर की। अब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं बेटे। ये सीरीज़ पैटर्न समझ में आ गया नंबर्स का। अब स्ट्रक्चर क्या बेटे? इसी पेज पे 38 के ऊपर लास्ट जो 3 लाइंस हैं उसमें से थर्ड लास्ट जो है वो उसमें डेफिनेशन दी हुई है बेटे। अ स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ एटम्स और ऑब्जेक्ट्स along with a particular relationship defined among them। स्ट्रक्चर क्या है बेटे? कुछ एटम्स या ऑब्जेक्ट्स का क्या है बेटे? उसकी कलेक्शन है। अगर आप इसको ज़रा गौर से समझें तो ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स तो आपने पहले भी किसी चीज़ के बारे में पढ़ा हुआ है जिसको क्या कहते थे आप लोग? सेट्स। ऐसा ऐसा बात जा रही है ना सेट्स की तरफ। तो इसीलिए ये बेसिक बातें बताना जो है वो लाजमी है। आम तौर पर जो है ना ये आपकी कहानी जो कहाँ से स्टार्ट करते हैं टीचर्स हजरात जी? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सेट्स एंड फंक्शंस। हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा जी? सेट किसे कहते हैं। लेकिन ये सारी बातें छोड़ दी जाती हैं, ठीक है ना। तो आपको ये बातें बताने का मकसद क्या है? आप में थोड़ा सा इंटरेस्ट तो पैदा हो, आपको पता तो चले कि एक्चुअल में ये चीज़ें किस तरह से होती हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है बेटे? स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर जो है वो किसी एटम का, किसी ऑब्जेक्ट्स का, ये क्या है? एक कलेक्शन है, ठीक है, मजमुआ है, ठीक है, और जिसके साथ जो है बेटे पर्टिकुलर रिलेशनशिप भी होता है, ठीक है, डिफाइंड अमंग देम। अब मिसाल दी है बेटे, आपकी बुक के अंदर 3 ट्रायंगल्स बनाई हुई हैं। पहली ट्रायंगल ज़रा देखें, ट्रायंगल नंबर 1, डस्टर होगा बच्चे। ये आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रही है बुक के अंदर, नज़र आ रही है बच्चे? फर्स्ट डायग्राम। अब जो सेकंड डायग्राम बनी हुई है उसके अंदर भी क्या है बच्चों? एक ट्रायंगल ही बनी हुई है, ऐसे ही है ना? एक ट्रायंगल ही बनी हुई है, लेकिन अगर आप उसको गौर से देखें उसके अंदर मज़ीद 3 ट्रायंगल्स बनी हुई हैं। एक्चुअल में 4 बन रही हैं। देखो उसने क्या किया, यहाँ से एक और ट्रायंगल जो है वो बना दी है। चलो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, बॉटम के साथ टच हो रही है ना ये। चलो जी, अब अगर आप गौर से देखें, चलो मैं इसको यहीं से बना देता हूँ। देखो बच्चे, अब एक्चुअल में इसमें कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं? कितनी हो गई? ये एक थी, उसके अंदर मैंने एक और ट्रायंगल ड्रॉ की है, तो एक्चुअल में ये 1 2 3 और ये 4 ट्रायंगल्स बन गई हैं। तो ट्रायंगल्स का एक स्ट्रक्चर और पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगली डायग्राम के अंदर देखें, उसने मज़ीद और ट्रायंगल्स बनाई हैं और बेशुमार ट्रायंगल्स जो है वो बन गई हैं। ऐसे ही है ना?
तो एक्चुअली जो एक शेप है उसके अंदर भी एक पैटर्न और एक सीक्वेंस मौजूद है, एक स्ट्रक्चर मौजूद है प्रॉपर, ऐसे ही है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर कहते हैं। और जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की आइटम्स हो सकती हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, और इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो हमारे पास आती है बेटे सेट की डेफिनेशन। अब सेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अभी मैं आपको आज समझाऊंगा, बाकी आगे जो है वो तफसील इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सेट क्या होता है, पेज नंबर 39 निकालो बेटे, बेसिक डेफिनेशंस। यहाँ पे इसमें बेटे लास्ट 2 लाइंस और उससे पहले 2 लाइन छोड़ के सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, बोल्ड करके सेट लिखा हुआ है। अब इसकी डेफिनेशन को ज़रा अंडरलाइन करें। अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और एलिमेंट्स। अब सेट क्या होता है बेटे, इसमें 2 बातें, 2 शराइत रखी हैं। सेट उसने कहा कि हमारे पास ये कलेक्शन है किस चीज़ की, वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, एट्सेट्रा। अब ये जो 2 वर्ड्स इसने यूज़ किए हैं, व्हाट डज इट मीन बाय वेल डिफाइन और व्हाट डज इट मीन बाय डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइन का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज़ का जिक्र करेंगे जो वाज़े हो, जो क्लियर हो, और डिस्टिंक्ट का मतलब है दूसरों से मुख्तलिफ भी हो, यूनिक भी हो, डिफरेंट भी हो। समझ आ रही है। मिसाल के तौर पर मैं एक सेट लिखता हूँ बेटे, बिलफर्ज सेट है ए, बल्कि सॉरी सेट है ए, और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं बच्चों 1 2 3 2। क्या मैं इसको सेट कह सकता हूँ या नहीं कह सकता? इज़ इट सेट और नॉट? नहीं है ये सेट, ये सेट नहीं है। आ रहा, ये सेट नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये सेट की दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जिसको हमने क्या कहा था, डिस्टिंक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होना चाहिए, मुनफरिद होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मुख्तलिफ होना चाहिए। तो ये तो 2 नंबर्स एक जैसे नहीं आ गए, तो लिहाजा ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, डिस्टिंक्ट नंबर्स नहीं है, डिस्टिंक्ट सिंबल्स नहीं है, लिहाजा ये सेट भी नहीं है। समझ आ रही है बात बच्चे? तो सेट हमेशा तब होगा बच्चे जब उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स वेल डिफाइन भी हो। ये पता तो है 1 क्या है, नेचुरल नंबर्स का पहला डिजिट, पहला नंबर, ये नेचुरल नंबर्स का दूसरा, ये नेचुरल नंबर्स का तीसरा, और ये नेचुरल नंबर्स का फिर दूसरा। तो ये तो रिपीट नहीं हो गया। एक सेट के अंदर एक वैल्यू 2 दफ़ा नहीं आ सकती, वो सेट नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी एक सेट के अंदर, सेट नहीं कहेंगे फिर इसको कलेक्शन कहेंगे, किसी एक कलेक्शन के अंदर एक वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो गई है तो लिहाजा वो सेट नहीं है। तो सेट का हर एक एलिमेंट वाज़े होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, और डिफरेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मुनफरिद होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मुख्तलिफ होना चाहिए, अलहदा होना चाहिए, जुदा होना चाहिए एक दूसरे से। बहुत हैं इतने सारे लफ्ज़। चलो, तो लिहाजा बेटे सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे, वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हों और वाज़े हों। क्लियर होगी बात बच्चे? ये तो हो गई सेट की डेफिनेशन। अब आगे उसने बताया है सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है और सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं। सेट जैसे हर एक नया बच्चा जो पैदा होता है उसका नाम रखा जाता है ना, तो हर एक सेट जो होगा उसका भी नाम रखा जाता है, लेकिन शर्त है उसके लिए कि सेट का जो नेम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में रखा जाएगा। अभी मैंने ए स्मॉल लिख दिया था, फिर मुझे याद आया नहीं 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 नहीं, ये तो रूल के अगेंस्ट हो गया, रूल की वायलेशन हो जाएगी। सेट के जो एलिमेंट्स होंगे, जो उसके अंदर नंबर्स होंगे, वो तो स्मॉल ABC में से लिए जा सकते हैं, लेकिन जो उसका नाम होगा वो हमेशा कैपिटल में से लिया जाएगा। तो लिहाजा कोई भी सेट हो, उसका नेम कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D एंड सो ऑन कैपिटल में से लिया जाएगा। स्मॉल लेटर्स में से हमने सेट का नेम नहीं रखना। क्लियर होगी बात बच्चे? जो सेट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो नंबर्स मौजूद होंगे, वो स्मॉल ABC में से लिए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ मेरे पास एक सेट D है और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं A, B, C और D। सब एलिमेंट्स वेल डिफाइन हैं, पता है ABC के लेटर्स हैं। सब एलिमेंट्स जो हैं वो बच्चे, आ रहा हूँ पता चल गया, डिफरेंट भी हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं, यूनिक भी हैं, लिहाजा ये सेट होगा। अब ये सेट है,
समझ आई है बात बच्चे? सेट की डेफिनेशन समझ में आ गई है। अब इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता भी दी है। नेक्स्ट जो है वो ये देख लें, कैपिटल लेटर्स A, B, C, X, Y, Z एट्सेट्रा आर जनरली यूज्ड एज ए नेम्स ऑफ सेट्स। स्मॉल लेटर्स small a, small b, small c, x, y, z etc. are used as a member or the elements of set। दो बातें बेटे और मज़ीद समझ लें। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे? नेम ऑफ सेट। ये क्या है बच्चे? नेम ऑफ सेट। ये जो हमारे पास ए बी सी डी लिखे हुए हैं ये कहलाते हैं मेंबर्स ऑफ सेट। मेंबर्स या फिर इसको एलिमेंट्स भी कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट। बात समझ में आई है बच्चे? ये मेंबर्स ऑफ सेट या फिर एलिमेंट्स ऑफ सेट कहलाते हैं। क्लियर होगी बात बच्चे? जो नेम ऑफ सेट होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगा, जो मेंबर्स या फिर एलिमेंट्स ऑफ सेट होंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होंगे। वो क्या होंगे? स्मॉल लेटर्स में होंगे। सेट की डेफिनेशन बेटे समझ में आ गई। हमारे चैप्टर के पहले हिस्से का इंट्रोडक्शन बेटे हो गया। अभी फंक्शन के ऊपर हम नहीं गए और ना अभी हम जाएंगे, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करके फिर हम फंक्शन पर जाएंगे। अभी मैंने आपको सेट बताना था, वो मैंने आपको बता दिए। फिर आगे जो है वो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेट की मुख्तलिफ टाइप्स डिस्कस करेंगे और बल्ले के सबसे पहले हम सेट को लिखने के मुख्तलिफ तरीके डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म किसे कहते हैं, टेबुलर फॉर्म किसे कहते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है। फिर उसके बाद बेटे आगे टाइप्स ऑफ सेट स्टार्ट होंगे। एम्प्टी सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सब सेट्स, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट वगैरह वगैरह। ये कल के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। जिसको ये डेफिनेशन समझ में आ जाएंगी उसके बाद एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये डेफिनेशंस की गेम है। जिसको डेफिनेशन समझ में आ गई उसके लिए एक्सरसाइज 1 मिनट का खेल है, ठीक है बच्चे? तो ये आज के लिए, ये चूँकि एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था तो मैंने बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर करने की कोशिश की है बेटे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम आगे तफसील से जो है वो पढ़ेंगे। सेट्स को लिखने के तरीके कौन कौन से हैं, अभी बताया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर नोटेशन, और फिर सेट की मुख्तलिफ टाइप्स कौन कौन सी हैं। और आपकी पहली एक्सरसाइज सिर्फ इन 2-3 चीज़ों के ऊपर ही बेस करती है, ठीक है बच्चे? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।